गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, इनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है तथा प्रत्येक प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज के उपयोग तथा सीमाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं तथा इसके कंजर्वेशन की क्या आवश्यकता है। तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट अथवा मशीन को कार्य करने के लिए जो पावर चाहिए होती है उसे ही एनर्जी कहा जाता है। आज के समय में मानव के विकास को दिखाने में एनर्जी यूटिलाइजेशन एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बन गया है। किसी भी देश में ऊर्जा की अधिक खपत या हायर एनर्जी कंजप्शन का सीधा संबंध उस देश के डेवलपमेंट से है। सामान्यतः हायर एनर्जी कंजप्शन को हायर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तथा हायर पर्सनल इनकम पर कैपिटा यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय से जोड़ा जाता है। तो ऊर्जा का अधिक उपयोग किसी भी देश के विकास के आईने को दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा किन स्रोतों से प्राप्त होती है तथा इन स्रोतों का क्या अर्थ है। सर्वप्रथम हम एनर्जी के रिसोर्सेस को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो कि एक बार काम में आने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं तथा इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस इत्यादि। जबकि रीन्यूएबल सोर्सेस वे एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो कि लगातार नए निर्मित होते रहते हैं, काम में आते रहते हैं तथा इनका पुनः निर्माण संभव है, जैसे कि एनिमल डंग, डिकेड प्लांट्स एटसेट्रा। एनर्जी रिसोर्सेस का दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन कन्वेंशनल तथा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस वे स्रोत हैं जो कि उपयोग में या तो नए हैं अथवा बहुत सामान्य नहीं हैं, अर्थात सामान्यतः इनका उपयोग कम किया जाता है। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तथा जियोथर्मल एनर्जी इत्यादि। जबकि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस वे स्रोत हैं जो कि कॉमन यूज में हैं तथा इनका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। एनिमल पावर, फ्यूल वुड तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका उदाहरण है। अब हम बात करते हैं नॉन कमर्शियल तथा कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस की। नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस के अंतर्गत ऐसे स्रोतों को सम्मिलित किया गया है जो कि स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हैं, लोकल यूटिलाइजेशन संभव है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट अथवा ट्रेड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल एनिमल एनर्जी तथा ऑर्गेनिक वेस्ट्स। इसके विपरीत कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसी एनर्जी का स्रोत है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट की जा सकती है तथा ट्रेडिंग भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल्स तथा सोलर एनर्जी डिवाइसेस एटसेट्रा। इसके पश्चात क्लासिफिकेशन का अगला आधार है कि एनर्जी के सोर्सेस जैविक भार या जैविक
स्रोत के अलावा कहीं से प्राप्त हुए हैं या जैविक स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। तो नॉन बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज वे स्रोत हैं जो कि मूल रूप से जैविक नहीं हैं, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिज्म से संबंधित नहीं हैं, जबकि बायोमास सोर्सेज ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो कि जैविक उत्पादों अथवा जैविक अपशिष्टों से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से एनर्जी को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मुख्य रूप से एनर्जी रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल तथा रिन्यूएबल की श्रेणी में विभक्त किया गया है। रिन्यूएबल सोर्सेस में बायोमास एनर्जी तथा एनर्जी की असमाप्य फॉर्म्स या इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म्स जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड पावर, टाइडल एनर्जी इत्यादि को सम्मिलित किया गया है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स तथा न्यूक्लियर फ्यूल्स इत्यादि सम्मिलित हैं। यह फिगर आपको दिखा रही है कि एनर्जी के टोटल उपयोग में से फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस तथा कोल इत्यादि का मुख्य योगदान रहता है। कमर्शियल एनर्जी के रूप में 90% से ज़्यादा फॉर्म ऑफ एनर्जी यही फॉसिल फ्यूल एनर्जी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक तथा न्यूक्लियर एनर्जी भी काम में ली जाती है, परंतु इसका अमाउंट काफ़ी कम होता है। तो चलिए पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं तथा किस प्रकार से काम में लाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल तथा कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। फॉसिल फ्यूल्स सामान्यतः पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण ऑर्गेनिक मैटर जो कि ज़मीन में पाया जाता है उसके लगातार कंप्रेस होने की वजह से हुआ है। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, लावा इत्यादि घटनाओं के कारण यह बरिड बायोमास धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर कंप्रेस होता गया। हीट तथा कंप्रेशन की वजह से यह फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। सॉलिड, जिसका उदाहरण है कोल तथा लिग्नाइट, लिक्विड प्रकार के, जिसका उदाहरण है पेट्रोलियम, तथा गैसियस प्रकार के, जिसका उदाहरण है नेचुरल गैस। तो इस प्रकार सॉलिड, लिक्विड अथवा गैसियस फॉर्म्स में ये फॉसिल फ्यूल उपस्थित हो सकते हैं। भारत में लगभग कमर्शियल एनर्जी का 58% कोल से या कोयले से, लगभग 38% पेट्रोलियम, जिसमें कि नेचुरल गैस भी सम्मिलित है, से प्राप्त होते हैं। कोल अथवा कोयले का उपयोग कुकिंग, हीटिंग, इंडस्ट्रीज में हीटिंग तथा थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है, जबकि पेट्रोलियम का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन, कृषि तथा कुछ इंडस्ट्रीज में किया जाता है। एलपीजी, जिसे कि हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, यह भी कुकिंग में काम में ली जाती है और साथ ही कुछ उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं यह काफ़ी अधिक मात्रा में तथा काफ़ी अधिक इंडस्ट्रीज में काम में लिए जाते हैं, परंतु फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ज़्यादा कंजप्शन इनको ख़त्म कर सकता है या इनको अप्राप्य बना सकता है। एक
अनुमान के अनुसार ऑयल रिसोर्सेज तथा नेचुरल गैस रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा 100 सालों तक ही उपलब्ध रह सकते हैं। जिस तरीके से इनका उपयोग बढ़ रहा है उस तरीके से इनके डिप्लीशन के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जब हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम मुख्यतः कोल, नेचुरल गैस तथा ऑयल की बात करते हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि इन सभी स्रोतों का निर्माण डिकेइंग प्लांट तथा एनिमल मटेरियल से होता है तथा यह कई 100 सालों की प्रक्रिया के पश्चात बनते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज उपयोग में लाने के लिए इन्हें जलाना पड़ता है तथा बर्निंग के पश्चात ही यह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हम ऑटोमोबाइल्स में तथा कुकिंग इत्यादि में देखते हैं। क्योंकि इनके जलने से कार्बन तथा विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें उत्पन्न होती है, अतः यह इनके उपयोग को सीमित करता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अंधाधुंध उपयोग इन्हें खत्म कर देगा। दूसरा कि इनका उपयोग अनेक जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स इत्यादि का उत्पादन करता है, जो कि प्रदूषण का कारण बनते हैं तथा वातावरण को हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी बर्निंग से निकलने वाली विभिन्न गैसेस तथा सब्सटेंसेस ह्यूमन हेल्थ तथा विभिन्न जीवों की स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार इन सभी वजहों से फॉसिल फ्यूल का उपयोग असीमित नहीं किया जा सकता, ये सीमाबद्ध तरीके से ही काम में लाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी के एक और कन्वेंशनल सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी एडवांस्ड कंट्रीज़ में काफ़ी अधिक पॉपुलर है। न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने की सामान्य टेक्निक है न्यूक्लियर फिशन, जिसके अंतर्गत एटम्स को और छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि यूरेनियम 235 के एक एटॉमिक मास यूनिट या 1 MU के फिशन से जितनी एनर्जी रिलीज होती है वह 16 मीट्रिक टन ऑफ कोल को जलाने से प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार न्यूक्लियर एनर्जी अपार एनर्जी रिलीज करने में सक्षम है, परंतु यह भी सिर्फ एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो टेक्निक है वह कुछ ही कंट्रीज़ में अवेलेबल है। यूरेनियम तथा दूसरे प्रकार के मटेरियल्स जो कि न्यूक्लियर फिशन में काम में आते हैं, इनकी उपलब्धता भी सीमित है। न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन करने के लिए बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अत्यधिक हीट उत्पन्न करते हैं, जो कि थर्मल पॉल्यूशन पैदा करता है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी रिलीज होते हैं, जो कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं तथा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग भी सीमित है। थोड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रो यानी जल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यह फॉलिंग अथवा फ्लोइंग वाटर से टरबाइन्स का उपयोग करते हुए एनर्जी जनरेट करने की विधि है। इस विधि से एनर्जी प्राप्त करने के लिए डैम अथवा वाटर रिजर्वायर बनाने की आवश्यकता होती है। डैम्स बनाने की प्रक्रिया में फॉरेस्ट तथा वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त
जिस स्थान पर बांधों का या डैम्स का निर्माण हो रहा है उस स्थान पर पाए जाने वाले गांवों को भी डिस्टर्ब करना पड़ता है तथा अनेक व्यक्तियों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के पश्चात हमें कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि जिन स्थानों पर डैम्स के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का निर्माण किया जाता है वहाँ पर पानी के स्रोतों में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे कि यह पानी उपयोग में लेने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार अनेक प्रकार की वाटर बॉर्न डिजीजेस का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अपने साथ अनेक प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न करती है, अतः इसका उपयोग भी सीमित प्रकार से ही किया जा सकता है। तो ये आपने एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेस देखे। प्रत्येक स्रोत में आपने देखा कि प्रत्येक स्रोत के उपयोग के साथ कुछ सीमाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वह पॉल्यूशन से संबंधित हो, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार की सीमा हो। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं और उनको कैसे काम में लिया जाए, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।